everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम एसिड बेसिस सॉल्ट का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अब सॉल्ट्स जान लेते हैं हमारे सॉल्ट क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा वाटर को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो हमें एक तो H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं और साथ में हमें कौन से आयंस मिलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस। H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक मीडिया। बट अगर हम बेसिक आयंस के बारे में बात करेंगे तो बेसिक आयंस हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या हाइड्रोक्सिल आयंस के बारे में बात करें तो वो हमारा बेसिक मीडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिक मीडिया को। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि सॉल्ट हमेशा हमारा, देखो मेटल्स के साथ, एक तो दो तरीके हैं इनको लर्न करने के, या तो मैं आपको कुछ कंपाउंड्स या कटायनिक आयनिक स्टेट्स बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। अब देखो मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स के साथ अगर हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो, या कार्बोनेट्स लगे हुए हैं, बाय कार्बोनेट्स हैं, HCO3, या सल्फेट्स हैं, या बायसल्फेट्स है, अगर इनमें से कोई भी हमारा आयन अटैच्ड है मेटल के साथ तो उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स। या तो आप बेटा इस तरीके से लर्न कर लो, या फिर हम बोलते हैं कि जो हमारे सॉल्ट्स है वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे एसिड्स और बेसिस से। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा ना। तब याद रखो। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां हम बेस ऐड करते हैं ना तो वहाँ पे एक माइनर प्रोडक्ट बनता है जो कि वाटर है। काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है कि कई बार आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिख देते हो, बट वो हाइड्रोजन गैस नहीं होती है, साथ में हमारा वाटर रिलीज होता है। तो प्लीज़ इसको याद रखें कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में बेस ऐड कर रहे हैं, बेस हाइड्रेटेड फॉर्म होता है तो उसमें हमेशा एक माइनर प्रोडक्ट रिलीज होगा ही होगा, दैट इज वाटर। कमिंग बैक टू द सॉल्ट्स, सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एन anion derived from an acid and a cation derived from the base। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि अनायंस क्या होते हैं और कटायंस क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अनायंस, ये देखो आयंस के पार्ट हैं, आयन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो हमारा हो गया अनायन और एक हो गया हमारा कटायन। नेगेटिवली चार्ज जो है वो तो अनायन होंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हमारे क्या होंगे, कटायंस। नेगेटिवली चार्ज अनायन, पॉजिटिवली चार्ज कौन से हैं हमारे, कटायन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि जो हमारे अनायन है वो हम एसिड से मिलता है, मतलब के मान लो मेरे पास कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोजन मेरा कटायन है, क्लोरीन मेरा अनायन है, यस और नो। तो एसिड से मैं अनायन पिक करूँगी, और अगर हमारा बेस है तो बेस से हमने क्या लेना है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस तो उसमें कटायन कौन सा है, सोडियम, तो बेस से हम हमेशा कटायंस लेंगे। तो एसिड से अनायंस और बेस से हमारे हमेशा कटायंस, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्ट्स क्या हैं। अगर आपको ऐसे लर्न होता है वेल एंड गुड है, नहीं तो जो मैंने अभी आपको बताया, देखो कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गए, ये सारे हमारे क्या है, मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर हमारे ये आयंस जो हैं अटैच्ड है, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, कोई भी आयन अटैच्ड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, बायसल्फेट्स, तो सभी हम किस में कैटेगराइज करेंगे, हमारे सॉल्ट्स में। यहाँ तक समझ आया। तो अब आगे बढ़ते हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब पीएच का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलो या फिर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। उसमें हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात करें, वहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल आयन जो कि बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगर हम पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात करें, मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेरा जो वो जो सॉल्ट है, मान लो
जो मेरा सॉल्ट बनाया है उस सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो वो मेरा एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल। और आपको पता है न्यूट्रल पीएच की वैल्यू क्या रहेगी? 7। अब अगर मैंने एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लिया, बट अगर मैं बेस ले रही हूँ वो थोड़ा माइल्ड वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो थोड़ा एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? बिलो 7। क्या होगा? बिलो 7। अब साथ में अगर मैंने मान लो अब मैंने एसिड वीक ले लिया और बेस मैंने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग ले लिया। यस, तो अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, वीक एसिड लिया है, तो वो मेरे कैसे सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन को लीड करेंगे? बेसिक सॉल्ट, जिनका पीएच जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, मीन्स 8, 9 till 14 भी हो सकता है। गॉट इट? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, बेसिक की न्यूट्रल, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट्स। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। राइट? सिमिलरली आप इन केसेस में कर सकते हैं। येस, येस और नो। आई होप सॉल्ट्स होते क्या हैं और हमारे सॉल्ट के जो टाइप्स है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, वो क्या होते हैं आपको समझ आया। एक और चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे सॉल्ट कौन सी रिएक्शन से बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट। सॉल्ट के साथ क्या बनेगा बेटा जी? वाटर रिलीज होगा। क्या बनेगा? वाटर रिलीज होगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेजरली हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में कॉमन सॉल्ट के बारे में काफ़ी बताया हुआ है। इवन हमें कॉमन सॉल्ट जो है वो हमें नेचर से भी मिल जाता है। ठीक है, इजीली हमें पानी के थ्रू मिल जाता है, इवन माइनिंग भी करते हैं तो भी हमें, बट वो प्योर फॉर्म का सॉल्ट नहीं होता, वो थोड़ा पिंक कलर का सॉल्ट, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट, जिसे हमने कई बार क्या बोला है? रॉक सॉल्ट भी बोला है। क्या बोला है? रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन करा रहे हैं एसिड और बेस का, सी सॉल्ट्स, यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, साथ में मैंने अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट कराया है, सी एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से ही हमारे सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे। यस, और कॉमन सॉल्ट एक मेजर रॉ मटेरियल है बाकी सारे सॉल्ट्स की प्रोडक्शन के लिए। अब अगर हमारे पास एसिड है साथ में बेस है तो हमारा क्या बनेगा? एक तो हमारा NaCl बन जाएगा, साथ में मेरा क्या रिलीज होगा? वाटर। अब NaCl जो है वो हमारा क्या है? सॉल्ट। और ये जो सोडियम क्लोराइड है मेजरली ये हमारा रॉ मटेरियल है बाकी सॉल्ट्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ आया। इवन आपने ना, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो डांडी मार्च के टाइम गांधी जी ने इसमें रॉक सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू भी है, अगर आपने अपने हिस्ट्री में रीड आउट किया होगा। राइट, तो उसके बाद अब हम अपने सॉल्ट्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आता है आपका, भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? विच प्रोसेस? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या लेते हैं? हम सोडियम क्लोराइड लेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारा क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है। जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्वस सोल्यूशन बनाएगा NaCl का। क्या बनाएगा? एक्वस सोल्यूशन बनाएगा NaCl का। तो ये जो एक्वस सोल्यूशन होता है सॉल्टी वाटर का, या फिर हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन जो है हमारा सोडियम क्लोराइड का, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? ब्राइन सोल्यूशन। सो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पेपर में बेटा क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा ब्राइन सोल्यूशन क्या है? तो ब्राइन सोल्यूशन क्या है? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन।
और क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम अपनी एल्कली प्रोड्यूस करते हैं और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो आई होप आप सबको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पता है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कंसेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक के अंडर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, उसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता क्या है। कमिंग बैक, इलेक्ट्रो वर्ड से ही पता लगता है कि हमने इसमें करंट पास कराना है, येस और नो। तो हम देखो एक सेटअप कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ये क्या है, बीकर है, इसके अंदर मेरे पास 2 रॉड हैं। क्या है, 2 रॉड मैंने रख दिए हैं और इसको मैंने क्या कराया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। गॉट इट, फाइन। और यहाँ पे हम एक लूप प्रोड्यूस करते हैं जहाँ से हम यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन को एंटर कराएंगे। कौन सा सॉल्यूशन को एंटर कराएंगे, ब्राइन सॉल्यूशन को। ओके, यस और नो। अब एक बात याद रखें कि मेरे जो भी पॉजिटिव जो बड़ा लोब होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा लोब होगा वो हम हमेशा उसको नेगेटिव टर्मिनल लेंगे। अब यहाँ पे ना हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड्स। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ। देखो अभी तक हमने आयन के बारे में पढ़ा है, एक होता है कचायन और एक होता है अनायन। बट अब हम एनोड और कैथोड के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मोस्टली राजे इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो ग्रेफाइट से बने होते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे चार्ज उल्टा हो जाएगा। अनायन पे नेगेटिव चार्ज था ना, तो एनोड हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाली रोड हमारी कौन सी होगी, एनोड, और नेगेटिवली चार्ज जो रॉड होगी वो हमारी कौन सी होगी, कैथोड। एनोड पे हमेशा कौन सी, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना, एंड लाइकवाइज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सेम चार्जेस में तो रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगी। यस और नो। अब हमारा जो एनोड है, मान लो अगर ये पॉजिटिव लोब के साथ या टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे कौन सी गैसेस कलेक्ट होंगी या कौन से आयंस कलेक्ट होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और कैथोड पे कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने एक्वस सोडियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हैं, आपने सोडियम क्लोराइड में पानी ऐड किया और फिर उसको क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस कराई। क्या कराई, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है भाई कि ब्राइन सोल्यूशन क्या है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एक तो हमारा एल्कली प्रोड्यूस होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हमारा क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और एक हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारा क्लोरीन गैस है ना वो हमारा कहाँ कलेक्ट होगा, एनोड की तरफ। तो क्लोरीन कहाँ पे कलेक्ट होगी, एनोड पे, और कैथोड पे हमारी क्या कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन। अब इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एक तो एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी नॉट दिस, एक तो इस प्रोसेस में हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एल्कली, यस। साथ में मेरी एक ग्रीन कलर की गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस। क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्लोरीन गैस। और एक कलरलेस गैस है जो कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये हमारा देखो, क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब NaOH। एल्कली क्या है, एल्कली को हम बेस कह सकते हैं और सभी बेसिस को एल्कली नहीं कंसिडर कर सकते। मेजरली एल्कली हमारे होते क्या हैं, जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाएं, जो हमारे पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाएं। टिल हेयर आई होप आपको समझ आ गया है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखो एक तो थर्ड चैप्टर में एक थर्माइट रिएक्शन है और सेकंड चैप्टर में क्लोर एल्कली प्रोसेस है। इन दोनों में से चांसेस हैं बेटा डिफरेंट सेट्स होते हैं, दोनों ही पेपर में दिखने को मिलते हैं किसी भी फॉर्म में हो, बट ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो इस टॉपिक को आपने गलती से भी भूल के या छोड़ के नहीं जाना है अपने एग्जाम्स में। सो आपको पता होना चाहिए क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है,
गॉट इट। और अगर आपको इसका सेटअप और इसकी केमिकल इक्वेशन याद है तो आप इसको बहुत ईजिली थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन ब्राइन सोल्यूशन के बारे में आपको नहीं भूलना है, क्यों? क्योंकि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जाता है। गॉट इट। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो हमारी ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है ना, इस क्लोरीन गैस की वजह से हम काफ़ी सॉल्ट्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा भी है, आगे हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो हमारा मेजरली एक रॉ मटेरियल है बाकी सभी सॉल्ट्स की प्रोडक्शन के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम सब ने सुना है ना, हमारा पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गए, लॉन्ड्रीज़ में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगह पे हम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज़ करते हैं। अब वो यूजेस हम बाद में डिस्कस करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में अब एक बार बताओ, जो हमने अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा उसमें हमारा क्लोरीन गैस रिलीज़ हुआ था, यस। तो अब वो क्लोरीन गैस यूज़ करेंगे हम अपने ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए। हमने क्या लेना है? स्लेग्ड लाइम लेना है। क्या लेना है? स्लेग्ड लाइम। तो ये हमारा क्या है? हमारा स्लेग्ड लाइम है। जो CaOH होल ट्वाइस है वो हमारा स्लेग्ड लाइम है। उसके अंदर से मैंने क्लोरीन गैस पास करानी है। जब आप क्लोरीन गैस पास कराओगे स्लेग्ड लाइम में तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ योर ब्लीचिंग पाउडर। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, साथ में मेरा वाटर रिलीज होगा। गॉट इट बेटा। ये जो केमिकल इक्वेशंस है वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो हमारा केमिस्ट्री में पहले 3 चैप्टर कौन सा? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये थोड़े काफ़ी सिमिलर है। तो इस चैप्टर में से एसिड बेसिस के बारे में मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो हमारा सॉल्ट का टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेसिस से काफ़ी कुछ कंटेंट हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपने जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एसिड बेस पढ़ लिया और सॉल्ट का टॉपिक छोड़ के चले जाओगे, नो। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में से सॉल्ट में से ही आता है। फाइन। तो अब कमिंग टू द ब्लीचिंग पाउडर, दोबारा रिपीट कर रही हूँ भाई, हमने स्लेग्ड लाइम लेना है। हमारी क्लोरीन गैस कैसी कलर की गैस है? ग्रीन कलर गैस पास कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, साथ में हमारा वाटर रिलीज होगा। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना। जो वुड की जो पल्प है, पेपर बनाने के लिए हम वुड की पल्प यूज़ करते हैं तो उसको ब्लीच करते हैं, यस और नो। फर्दर आपने सुना होगा कितने सारे हमारे स्विमिंग पूल्स वगैरह बने हुए हैं। अब स्विमिंग पूल में आपको क्या लगता है कि हर बार अगर उसको सफाई करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, यस और नो। तो इवन स्विमिंग पूल्स में भी आज के टाइम हम क्या ऐड करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। या आपने देखा होगा भाई किसी के घर पे मैरिज वगैरह है तो कई बार वाटर की कमी होने लग जाती है, तो हम क्या मंगा लेते हैं? टैंक्स मंगा लेते हैं, ठीक है। जो मूवेबल टैंक्स होते हैं, वो सर्कुलर वाला टैंक आपने सभी ने देखा होगा, तो उसमें वाटर स्टोर करते हैं। तो वो आपका कोई क्लीन वाटर नहीं होता, इट्स जस्ट उस पानी के अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने से वो क्या करता है? वो पानी को एटलीस्ट पीने लायक बना देता है, मतलब इट किल्स द जर्म्स, जर्म फ्री वाटर बनाता है हमारा, ठीक है। बट वैसे तो आई विल प्रेफर ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने से जर्म्स बेशक मर जाए, बट अगर कोई स्टेगनेटेड वाटर है तो वो स्टेगनेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है पानी, कपड़े वगैरह धोने में, लॉन्ड्री में सबसे ज़्यादा। अगर कोई मानो मुझे ब्लीच कराना है कोई भी कपड़ा, उसका कलर चेंज कराना, ऑफ कोर्स वो लॉन्ड्री में आ गया, उधर यूज़ करेंगे। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। एंड फर्दर ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। देन पानी को ये हमारा फिट बनाता है ड्रिंकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर ऐड करोगे तो क्या होगा? उसमें जो भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। अब देखो कॉमन सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, हमने क्या करना है? हमारा कॉमन सॉल्ट लेना है, उसमें मैंने पानी ऐड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करानी है, और साथ में हमने अमोनिया यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? अमोनिया। थोड़ा अमोनियाकल स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल रहती है अमोनिया की, राइट। तो हमने कॉमन सॉल्ट लिया, पानी लिया, CO2 गैस एंड अमोनिया पास कराया, तो हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो हमारा बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड।
साथ में हमारा क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। तो आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का सिंबल केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अब हमारा बेकिंग सोडा देखो, अगर हमें मान लो पकौड़े वगैरह बनाना है, बेकिंग सोडा यूज़ कर लो, केक्स बनाने हैं, फ्लफीनेस लाने के लिए, ठीक है, तो हम इजीली बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा हमारा सोडा उसमें एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। किस में यूज़ होगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। फर्दर ये एक माइल्ड एसिड क्या बोलते हैं, माइल्ड एसिड बोल रहे हैं, थोड़ा ये अल्कलाइन होता है नेचर में। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है, ये अल्कलाइन होता है नेचर में। तो अगर कोई भी पर्सन इसमें कैसे बोलें, जैसे कोई भी एसिडिटी फेस कर रहा है प्रॉब्लम, या बर्निंग सेंसेशन है आपके चेस्ट में, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आता है कि हम पैंटासिड्स ले लेते हैं, है ना, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये सभी को पता होता है। तो पेपर एग्जामिनर बहुत क्लेवर है, अब वो ये बोलेगा कि आपने कोई एक ऐसा बेस यूज़ करना है, कोई टैबलेट्स नहीं यूज़ करनी, ना ही कोई आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो आपने एक ऐसी टैबलेट्स के फॉर्म में कुछ आपने बताना है जो कि हमारी एसिडिटी को ट्रीट करे। तो हम ये हमारा एक एंटासिड के फॉर्म में भी एक्ट करता है। तो हम हमारे पास देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसकी जगह, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि है बेकिंग सोडा। फाइन, क्या यूज़ करेंगे हम, बेकिंग सोडा, जो कि हमारा अगर बर्निंग सेंसेशन फील कर रहे हैं तो उसको ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो एंटासिड्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है। अब अगर मुझे मान लो मुझे बेकिंग पाउडर बनाना है, तो मैंने क्या लेना है, मैंने अपना बेकिंग सोडा लेना है और उसको मैंने थोड़ा माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिक्स कर दो। माइल्ड एडिबल एसिड ले लो, टार्टेरिक एसिड, यस, टार्टेरिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है, टैमरिंड में, इमली में। तो अगर आप उस एसिड को बेकिंग सोडा में मिक्स करोगे तो आपका क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा वॉशिंग सोडा, फिर आएगा हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में आपने क्या करना है, हमने अब इसमें ये सबसे इजी है, वॉशिंग सोडा की केमिकल रिएक्शन लर्न करना सबसे आसान है। आपने सोडियम कार्बोनेट लेने हैं, साथ में हमें 10 पार्ट्स ऑफ वाटर ऐड करना है। तो डायरेक्टली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, राइट। तो ये आपका क्या बनाएगा, वॉशिंग सोडा। क्या बनाएगा, वॉशिंग सोडा। अच्छा, वो इस पे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़ा फेमस है। वॉशिंग सोडा नेम से हमें ऐसा लगता है कि ये ग्लास वगैरह बनाने में तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है वॉशिंग सोडा। तो MCQs में ना ये इसका यूज़ दे देते हैं काफ़ी सारे, तो कई बार आप काफ़ी सारे यूज़र्स को टिक कराते हो, बल्कि इसका करेक्ट यूज़ इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि ये ग्लास की को बनाने में यूज़ करता है। तो हम सोचते हैं कि ये ग्लास कैसे यूज़ हो सकता है ना बनाने में, वॉशिंग सोडा है। तो ये मिसकंसेप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लास बनाने में मदद करता है, हमारा सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सोडियम के कंपाउंड्स जैसे बोरेक्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। फर्दर अगर मेरा वाटर हार्ड है तो उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, कि इसमें हेल्प करेगा परमानेंट हार्डनेस। अब हमारे हार्ड वाटर कैसे पता लगेगा, अगर मेरे पानी में हमारे क्लोराइड्स हैं, हमारे सल्फेट्स हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पानी है वो क्या है, हार्ड है, वो एक हार्ड वाटर है। तो अगर मुझे हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव करनी है परमानेंटली, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, वॉशिंग सोडा। तो एक यूज़ इसका क्या हो जाएगा, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ दी वाटर, राइट। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया। एक तो हमने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, साथ में हम अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप अपने क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक रह गया है। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।